हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम जहां बात करने वाले हैं कि भारत सरकार ने या इंडिया गवर्नमेंट ने जो एफडीआई के नियम बदले हैं, उन नियम को लेके हम थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो 4 चीजें हम लोग सबसे ज्यादा देखने वाले हैं या जिन मुद्दों पे बात करने वाले हैं, वो 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। जैसे सबसे पहले ये है कि एफडीआई के नियम बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। दूसरी चीज ये है कि एफडीआई आखिरकार है क्या। तीसरी चीज ये है कि एफडीआई के जब नियम बदले गए हैं, उससे पहले एफडीआई को लेके भारत सरकार के क्या नियम थे। और सबसे एंड क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, कि इस नियम को बदलाव करने से क्या भारत को वास्तव में इन फेवर रहेगा। ये जो इनका प्रोजेक्ट है या इनका जो डिसीजन है वो भारत के इन फेवर रहेगा, यानी कि लाभ होगा या नुकसान होगा। इससे पहले जो आपको थंबनेल में क्वेश्चन बताए गए थे, जिन क्वेश्चंस पे और 3 चीजें लिखी थी कि एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर होता है। मतलब एफडीआई तो ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल सामने अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं, एफपीआई भी इसी का एक पार्ट है। उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। साथ में नए जो रूल आया है उससे कौन से 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पास जो यहां पे सबसे पहला जो आपको हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। अभी हाल फिलहाल के सब्जेक्ट के अनुसार 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडीआई और एफपीआई। अब एफडीआई क्या होता है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह होता है कि एफडीआई का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी के शेयर होते हैं, तो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो शेयर कोई ना कोई खरीद सकता है। अब यहां पे चूंकि एफडीआई और एफपीआई की बात कर रहे हैं, तो यानी कि विदेशी कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कंपनी में, भारतीय कंपनी में, इंडियन कंपनी में हिस्सेदारी लेना चाहती है तो वो 2 प्रकार से ले सकती है। 2 प्रकार से लेने का मतलब ये हुआ, जैसे एफडीआई तब आप ले सकते हैं अगर आप उस कंपनी में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी ले रहे हैं। एफपीआई तब लागू होता है जब आप 0 से लेके 10% तक की हिस्सेदारी लेते हैं। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप 1 से लेके 10% तक की आप वहां पे शेयर मार्केट में उस कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं 0 से लेके 10% तक का, तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दोनों में क्या चीजें जो समझने वाली हैं वो ये है कि एफपीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे आपने खरीदे 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए। जबकि एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि अच्छे खासे समय के लिए आप ले रहे हैं। एफपीआई को जो मॉनिटर करता है वो मॉनिटर करता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑलरेडी सेबी जो है वो 11 एशियन कंट्रीज को कवर कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है। जबकि एफडीआई को जो कंट्रोल करता है वो खुद इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या कैबिनेट मिनिस्ट्री इसको खुद कंट्रोल करती है या इसको कवर अप करती है। होता क्या है? होता केवल इतनी सी चीजें हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बाहरी कंपनियों को अधिकार प्रदान करती हैं। जैसी जैसी जिन की शेयर जो परचेजिंग है, पावर है, उस हिसाब से उनको उनके वहां पे अधिकार प्राप्त होते हैं। अब अगर हम आगे ये चीज देखें कि भारत सरकार ने नियम बदलने का कारण क्या था, कि जो इन्होंने ये कदम उठाया वो किस कारण से उठाया। तो जैसे अपनी इंडिया में एक बैंक है आरबीआई। आप आरबीआई को जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीयकृत बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है। इसी हिसाब से चाइना का एक बैंक है जिसे आरबीआई के कंपैरिजन में देख सकते हैं। वो चाइना का एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। जैसा आरबीआई वर्क करता है वैसे ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना चाइना के लिए वर्क करता है। इसने क्या किया है, अभी हाल फिलहाल में एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 1% तक कर ली है, यानी कि
उन्होंने उसमें शेयर जो है उनका वो 1% तक बढ़ा लिया। यानी कि अगर ये 1% तक का शेयर है तो आप निश्चित तौर से समझ गए होंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो एफपीआई इन्वेस्टमेंट रहा है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 0 से लेके 10% तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका एफपीआई में आता है। अब अगर हम इसके आगे देखें तो हम केवल इतनी सी चीज और देख सकते हैं कि जब इन्होंने ये हिस्सेदारी खरीदी तो फिर सबको याद आया कि भारत में जिस हिसाब से अभी के हालात हैं, ऐसे केसेस में सारी कंपनियों के जो एनपीए है वो नीचे जा चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना का जो बैंक है वो इंडियन कंपनीज में अपनी शेयरिंग पावर बढ़ाता जाए, क्योंकि जैसे जैसे उसकी शेयरिंग पावर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि उस कंपनी के काम करने के तरीके में पूरी तरीके से हस्तक्षेप होगा बाहरी देश का या बाहरी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो एचडीएफसी है वो एक्चुअल बैंक नहीं है, ये एक हाउसिंग कंपनी है जो लोन देती है घर बनाने के लिए। तो इसको अच्छे से आप समझ लेना कि ये एचडीएफसी बैंक ना होके एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आप समझ गए कि ये कारण क्यों रहा। केवल इस कारण से कि कहीं भारतीय कंपनियों में दूसरे देशों की कंपनियों का अधिग्रहण ना हो जाए इस मंदी के समय में, इसलिए भारत सरकार ने कुछ नियम बदले। अब हम आगे देखेंगे कि इन नियम को बदलने से पुराना नियम क्या था और नया नियम क्या था। ये जो आप कटिंग देख रहे हैं या जो आप ये पार्ट देख रहे हैं वो भारत सरकार द्वारा जो पीडीएफ दी गई है जिसमें एफडीआई के रूल्स के बारे में बताया गया है उसका एक पार्ट है। प्रेजेंट पोजीशन का मतलब यह है कि अभी नियम कैसे थे और उसके बाद हम देखेंगे कि नए नियम क्या है। अभी के जो नियम है वो ये है कि कोई भी ऐसी संस्था जो भारत की ना हो वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी के अंतर्गत, एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स, केवल उन सेक्टर्स को छोड़कर विच आर प्रोहिबिटेड, यानी कि जिसको मना किया गया है उनको छोड़कर बाकी सभी में आप कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी एक नागरिक बांग्लादेश का और कोई भी कंपनी बांग्लादेश की केवल भारत में इन्वेस्ट कर सकती है, वो भी गवर्नमेंट रूट के थ्रू। ठीक है, इसको मैं पूरा एक साथ समझाऊंगा। इसका मतलब वैसे ये है कि कोई भी अगर बांग्लादेश का व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करने आएगा या बांग्लादेश की कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने आएगी तो उसको सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट रूट। आगे क्या लिखा है, कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या फिर कोई भी कंपनी पाकिस्तान की इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में, वो भी अंडर द गवर्नमेंट रूट। केवल कौन कौन से सेक्टर्स में, जैसे उनको छोड़कर डिफेंस को छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, एटॉमिक एनर्जी छोड़ दीजिए, सेक्टर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मना है उन सबको छोड़कर। इसका मतलब केवल इतना सा है कि बाकी सारे देश आप छोड़ दीजिए। पुराने नियमों में केवल और केवल जो मेनली रूल थे वो थे आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर थोड़ी सी सख्ती ज्यादा थी। जब कोई देश इन्वेस्ट करता है तो उसके दो तरीके होते हैं। दो तरीके ये होते हैं, या तो वो डायरेक्ट कंपनी से बात करे, यानी कि एफपीआई या मतलब कोई भी है जो डायरेक्ट कंपनी से बात करे और उसका काम हो जाए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि वो भारत सरकार के थ्रू होके जाए। अभी तक जो नियम थे वो ये थे कि केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को कोई भी सौदा या कोई भी शेयर खरीदने के लिए भारत सरकार के थ्रू जाना पड़ता था। बाकी सारे जो कंट्रीज थे उनकी जो कंपनीज थी वो डायरेक्ट कंपनीज से बात मीटअप कर सकती थी। ये पुराने नियम है। केवल और केवल यहां पे जो मनाही थी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को थी। लेकिन नए नियम के हिसाब से अगर हम देखें, जो रिवाइज्ड पोजीशन आई है उसमें लिखा है कि कोई भी बाहरी नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, केवल उन सेक्टर्स में जो मना नहीं किए गए हैं। अब कोई भी कंट्री हो जो भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जो भारत के साथ भूमि सीमा शेयर करती है इंडिया में, और कोई भी एक ऐसा ओनर जो भारत में इन्वेस्ट करता है जो उस कंट्री में रह रहा है, वो केवल और केवल गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट कर पाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल यह है कि अब चाहे कोई भी कंट्री हो,
पहले जो नियम थे वो किसके लिए थे? केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। लेकिन अब जो नया नियम है वो ये है कि आप कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, और आपका बांग्लादेश आता है, म्यांमार है, चाइना है, अफगानिस्तान है, भूटान है, कोई भी देश हो, सबको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ये उन्होंने बोल दिया है। आप कोई भी हो, आप चाहे पाकिस्तान से आते हो ना आते हो, बांग्लादेश से आते हो ना आते हो, आप किसी भी कंट्री से आते हो, आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना ही पड़ेगा। पहले बाकी क्या होता था, पहले बाकी कंट्रीज को यहां पे क्या था, थोड़ा सा डिस्काउंट था, लेकिन अब वो डिस्काउंट उन्होंने टोटल खत्म कर दिया है। केवल किस लिए? कि ऐसा कहीं ना हो कि किसी कंपनी को वो ज्यादा नुकसान में जा रही हो, ये लोग आके उसमें शेयर खरीद लें और मंत्रालय को पता ना चल पाए, और मंत्रालय को पता ना चल पाए तो उसमें अधिग्रहण बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, या भारत की कंपनीज को दूसरों के अथॉरिटी से बचाने के लिए, ये भारत सरकार ने फैसला लिया है। अब हम ये देखें कि कौन कौन से देश जो हैं वो इसके प्रभावित हुए हैं। जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अब यहां पे इफेक्टिव होंगी। पहले कौन कौन सी थी आपको पता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। केवल इनको बोला जाता था कि भैया आपकी जो फाइल है वो सबसे पहले मिनिस्ट्री में जाएगी, उसके बाद कंपनी के पास जाएगी, और इन लोगों की डायरेक्ट कंपनी के पास फाइल जाती थी। लेकिन अब क्या होगा? अब सभी के सभी का फाइलें पहले मिनिस्ट्री के पास जाएंगी, फिर कंपनी के पास जाएंगी। तो हो सकता है कि ये सातों के सातों देश इफेक्टेड तो हुए हैं। अब एक और चीज अगर बताई जाए तो एक और चीज में केवल इतना इसी बात थी कि उन्होंने पूछा कि क्या इससे भारत को लाभ होगा या नहीं होगा। तो लाभ होने और ना होने की स्थिति यह है कि कुछ चीजें हो सकता है कि खराब दिशा में चली जाएं। जैसे अभी हाल फिलहाल चाइना की जो कुछ कंपनीज है, जैसे Xiaomi वगैरह है, वो अभी हाल फिलहाल प्लांट लगा रही है। तो प्लांट लगा रही है तो थोड़ा सा FDI में उसको भी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि रूल्स चेंज हो गए। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो कि कुछ कंपनियां बैक हो जाएं, या कई सारे ऐसे देश है जो उनको ऐसा लगे कि उनकी इंसल्ट के, मतलब कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसको कोई भी अभी हाल फिलहाल क्लियर नहीं कर सकता कि इससे भारत को लाभ होगा या नुकसान होगा। लेकिन हां, एक बात तो क्लियर है कि अब कोई भी व्यक्ति मजबूरी का फायदा उठा के कंपनीज की अथॉरिटी नहीं ले पाएगा। ये सबसे अच्छा फैसला जो मुझे लगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, है ना, कोरोना चल रहा है, सब लोग बस बढ़िया पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।